सुपर इंडिया न्यूज में वक्त सुपरफास्ट 100 का और आपके साथ मैं हूं राजीव। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। सिर्फ 20 मिनट में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। सीसैट विवाद में राज्यसभा में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग की है। सांसदों ने सीसैट का ठोस समाधान ढूंढने की वकालत की। सीसैट पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि परीक्षाएं करीब हैं, इस बार बदलाव संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी हटाने से फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आगे सभी दलों की राय के बाद संशोधनों पर विचार किया जाएगा। बीमा बिल पर आम राय बनाने के लिए सरकार ने आज फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कांग्रेस बीमा बिल सेलेक्ट कमेटी को सौंपे जाने की मांग पर अड़ी हुई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने पर अब विचार करने लगी है। सरकार का प्रस्ताव है कि बीमा के क्षेत्र में एफडीआई 26 से बढ़ाकर 49% कर दिया जाए। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर सभी दल एक मत नहीं है। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में एनडीए के पास सिर्फ 56 सांसद हैं। बीमा बिल के समर्थन में बीजेपी के अलावा उनके सहयोगी दल शिवसेना और अकाली दल भी हैं, जबकि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी इसका विरोध कर रहे हैं। एआईएडीएमके, आईएनएलडी और नामित सांसदों का बिल को लेकर रुख साफ नहीं हुआ है। शिवसेना और अकाली दल के अलावा एनसीपी, बीजेपी, टीडीपी भी सरकार का समर्थन कर रही हैं, जबकि एसपी, बीएसपी और जेडीयू इसका विरोध कर रहे हैं। निर्दलियों का रुख साफ नहीं है। आरपीआई और एलजेपी भी बीमा बिल पर सरकार के साथ हैं, जबकि डीएमके और आरजेडी खिलाफ हैं। सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा बिल पास कराना मुश्किल हो रहा है। राज्यसभा के आंकड़ों को देखें तो बीमा बिल पास कराने के लिए 122 सांसदों की जरूरत है। फिलहाल बिल के पक्ष में 68 सांसद हैं, बिल के विरोध में 133 हैं, जबकि 41 सांसद ऐसे हैं जिनका रुख अभी साफ नहीं हुआ है। संसद में आज फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल और रेलवे अमेंडमेंट पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा वुमेन एट्रोसिटी और लेबर रिफॉर्म बिल पर भी चर्चा के आसार हैं। मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 2 महीने बाद उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। आपको बता दें कि लैंड स्कैम और सरकारी प्लान के निजी इस्तेमाल के आरोपों के चलते उन्हें हटाया गया है। कमला बेनीवाल जब गुजरात की राज्यपाल थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते कड़वाहट भरे थे। लोकायुक्त की नियुक्ति समेत कई विधेयकों और मुद्दों पर दोनों के बीच टकराव हुआ था। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि कमला बेनीवाल अब मिजोरम की राज्यपाल नहीं रही हैं। बेनीवाल को पिछले महीने ही गुजरात से हटाकर मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था। कमला बेनीवाल को बर्खास्त करने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल किए बगैर कमला बेनीवाल को बर्खास्त किया गया है। पहले उनका तबादला गुजरात से उत्तर पूर्व में किया गया और फिर उनको इस कदर हटाया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? राज्यपालों की तौहीन नहीं है, भारत के संविधान की तौहीन है। सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कमला बेनीवाल पर कई आरोप थे और पूरे नियम कायदे के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। इसमें कोई संविधान का उल्लंघन का सवाल ही है नहीं है। राष्ट्रपति जी ने पूरा इसका अध्ययन करने के बाद ही ये ऑर्डर जारी किया है। इसके बारे में पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए कांग्रेस प्रयास करना अच्छा नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है। खबर है कि कल्याण सिंह इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। इससे पहले यह खबर आई थी कि कल्याण सिंह राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अगले साल विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। उनको हम लोगों ने कहा था, आज भी हम लोग कहते हैं कि यदि वो बिहार की राजनीति करेंगे तो सबसे पहला प्रस्तावक जीतन मांझी होगा कि वो मुख्यमंत्री बने। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जीतन राम मांझी ने सीएम के नाम के लिए नीतीश का नाम उछालकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को संकट में डाल दिया है। बिहार में 10 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए फिलहाल जेडीयू और आरजेडी में गठबंधन हुआ है, लेकिन यह भी तय नहीं है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां साथ होंगी या नहीं। डॉक्टर सैफ अली खान से पद्मश्री सम्मान वापस लेने पर सरकार विचार कर रही है। एक मामले में सैफ के खिलाफ आरोप तय होने के बाद सरकार उनसे पद्म सम्मान छीनने की तैयारी में है। सैफ को साल 2010 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था।
दरअसल मुंबई के एक रेस्टोरेंट में कारोबारी के साथ मारपीट करने के चलते कोर्ट ने सैफ के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। साथ ही उनके खिलाफ कई आपराधिक केस अदालतों में चल रहे हैं। इन सबको देखते हुए सरकार अब सैफ से पद्म सम्मान वापस लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता एससी अग्रवाल ने गृह मंत्रालय से पूछा था कि जब सैफ के खिलाफ आरोप तय हुए हैं, इन सबको देखते हुए सरकार अब सैफ से पद्म सम्मान वापस लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता एससी अग्रवाल ने गृह मंत्रालय से पूछा था कि जब सैफ के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं तो क्या उनसे पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाएगा। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि इस मामले पर विचार चल रहा है। अपराध करने वाले 16 साल से ज्यादा की उम्र वालों को अब खैर नहीं। मोदी सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है और अब 16 साल से ज्यादा की उम्र वाले अपराधी बालिग माने जाएंगे। पहले ये उम्र सीमा 18 साल थी। पहले गंभीर अपराधों में दोषी होने के बावजूद नाबालिग अपराधी कम सजा पाकर बच जाया करते थे, लेकिन नए ड्राफ्ट बिल के मुताबिक जघन्य अपराध में दोषी पाए गए 16 साल से ऊपर के नाबालिग को जेल की सजा हो सकती है। हालांकि उसे उम्र कैद या मौत की सजा नहीं होगी। विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को लेकर मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। वहीं रक्षा क्षेत्र में 49% एफडीआई को केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई को मंजूरी मिलने से बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर बनाने का काम प्राइवेट हाथों में दिए जाने के कयास लगने लगे हैं। हालांकि रेलवे के ऑपरेशन यानी कामकाज में विदेशी कंपनियों का दखल नहीं होगा। रक्षा क्षेत्र में पहले विदेशी निवेश की सीमा 26% थी, जिसे अब बढ़ाकर 49% कर दिया गया है। हालांकि एफडीआई पर सरकार ने शर्त रखी है कि जो विदेशी पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर होगा उसका कंट्रोल भारतीय हाथों में होगा। हरियाणा में गुरुद्वारों पर कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीसी और हरियाणा एसजीपीसी दोनों के ही नुमाइंदों को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कल कुरुक्षेत्र में हुए हंगामे के बारे में बताया और कहा वहां हालत बेहद गंभीर है। दरअसल कल कुरुक्षेत्र में एचएसजीपीसी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे तक प्रदर्शनकारियों को पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे के बाहर मोर्चा संभाल रहे एचएसजीपीसी के कार्यकर्ता गुरुद्वारे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इस संघर्ष के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया। एचएसजीपीसी समर्थक इस कदर आवेश में थे कि उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर उसे खींचकर फेंक दिया। वो किसी भी हाल में गुरुद्वारे तक पहुंचना चाहते थे। हरियाणा एसजीपीसी ने पूरे राज्य के सिखों को कुरुक्षेत्र बुलाया था और सबको साथ लेकर छठी पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने हरियाणा एसजीपीसी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो प्रदर्शनकारी भी भड़क गए। उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल पातशाही गुरुद्वारे पर पहले एसजीपीसी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अलग एचएसजीपीसी के गठन के बाद अब गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। एचएसजीपीसी पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा चाहती है, एसजीपीसी इसका विरोध कर रही है। इसी विवाद के बाद हंगामा शुरू हुआ और जमकर बवाल हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के भारत दौरे के 6 दिन बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल आज नई दिल्ली आ रहे हैं। चक हेगल आज देर रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। शुक्रवार शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में हेगल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उनकी रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात होगी। चक हेगल रक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने आ रहे हैं। नटवर सिंह की विवादित आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट एनफ को आज लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शाम 7 बजे नटवर की इस आत्मकथा का विमोचन होगा, जो पहले ही विवादों में आ चुकी है। दरअसल नटवर सिंह ने अपनी किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी किताब में खुलासा किया कि सोनिया ने 2004 में आत्माराम के अंतरात्मा की आवाज पर पीएम पद नहीं छोड़ा था। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब सुनवाई 28 अगस्त को होगी। इस केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट ने समन जारी किया था। नेशनल हेराल्ड केस में कल ही सोनिया राहुल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी और पटियाला हाउस कोर्ट से मिले नोटिस और किसी तरह की कार्रवाई पर 13 अगस्त तक अब रोक लग गई है। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझ गया है। दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है, जिसका ऐलान 16 अगस्त को होने की उम्मीद है।
दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर मुलाकात की थी। इससे पहले एनसीपी 288 में से आधी यानी कि 144 सीटें मांग रही थी और कांग्रेस 114 सीटें देने पर अड़ी हुई थी। समाजवादी पार्टी में वापसी की चर्चाओं के बीच अमर सिंह ने अभिनेत्री और एसपी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन पर बड़ा हमला बोला। अमर सिंह ने कहा कि वो राज्यसभा सांसद बनने के लिए जया बच्चन की तरह ओछा काम नहीं करेंगे। दरअसल पत्रकारों ने अमर सिंह से उनकी एसपी में वापसी पर सवाल पूछा था। जवाब में अमर सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव से दोस्ती का हाथ इसलिए नहीं बढ़ाया कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो जया बच्चन की तरह ओछी राजनीति करने वाले इंसान नहीं हैं। वहाँ राजनीति करने या राज्यसभा का मेरा एक सत्र खत्म हो रहा है तो फिर उसका जया बच्चन की तर्ज पर नामांकन करवाने, इस तरह का छोटा टुच्चा ओछा व्यक्ति मैं नहीं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। चीफ जस्टिस की बेंच ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री के टैक्स असेसमेंट रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। सिंडिकेट बैंक घूस कांड में भूषण स्टील के वाइस चेयरमैन नीरज सिंघल की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। नीरज सिंघल पर कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए सिंडिकेट बैंक के सीएमडी एसके जैन को 50 लाख रुपए घूस देने का आरोप है। रेप केस के आरोप में फंसे मुंबई के डीआईजी सुनील पारस्कर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई है। डीआईजी पर एक मॉडल ने रेप का आरोप लगाया था। पहले डीआईजी ने 5 अगस्त तक अग्रिम जमानत ले रखी थी। इस बीच डीआईजी पर रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। डीआईजी को उसने आपत्तिजनक ट्वीट भेजा था और ये ट्वीट डीआईजी के वकील ने कोर्ट में पेश कर दिया है। मॉडल पर इससे पहले भी कई सवाल उठे हैं। मॉडल के पूर्व वकील ने दावा किया कि वो डीआईजी को फंसाने के लिए आरोप लगा रही है और इस वकील ने मॉडल के साथ हुई बातचीत का सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया था। दिल्ली के मदनगिरी इलाके में हुए मर्डर के 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं। 2 आरोपियों को साकेत कोर्ट और 3 आरोपियों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले कल दिल्ली में दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ नाबालिग लड़के हाथों में चाकू और पिस्टल लेकर एक युवक पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। जुवेनाइल एक्ट में बदलाव के बाद ये अपराधी बालिग अपराधी माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिल्ली के मदनगिरी इलाके से है। सेंट्रल मार्केट में दिन दहाड़े कुछ नाबालिग लड़के सचिन नाम के युवक पर हमला बोलते हैं, चाकुओं से उसे गोद देते हैं। पूरी सनसनीखेज वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। जिस वक्त हमला हुआ, सचिन अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी 5-6 की संख्या में युवक हाथों में चाकू लिए दौड़ते हुए आए और उस पर हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश के सागर में बारेल नदी का पानी अचानक बढ़ जाने से मजदूर निर्माणाधीन पुल पर फंस गया। वक्त रहते मजदूर को रेस्क्यू किया गया और उसे वहां से निकाला गया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिलासपुर में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। जो गांव बाढ़ की चपेट में है, वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दर्जनों घर पानी में डूब गए हैं। जो बचे हैं उनके अंदर भी पानी घुस गया है। लोग घर बाहर छोड़कर अपना वहां से पलायन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडोरी में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा और बंजर सहित कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से मंडला के कई इलाकों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते धसान नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। छतरपुर और सागर मार्ग पर बने पुल से 5 फीट ऊपर होकर पानी बह रहा है, जिससे नदी के दोनों किनारों पर लोग फंस गए हैं। धसान नदी का बहाव कम होता नहीं दिख रहा। ऐसे में नदी के किनारे फंसे लोगों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने तेज बहाव के बीच ही नदी पार करनी शुरू कर दी। जान जोखिम में डालकर लोग ऐसे ही नदी पार कर रहे हैं जैसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मध्य प्रदेश के गुना में हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। यहां पर नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बने आवन पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे हाईवे के दोनों ओर लोग फंस गए हैं। मध्य प्रदेश के डबरा शहर में भी बारिश से बुरा हाल है। चीनो रोड पर पानी भर जाने से लगभग 250 गांवों का संपर्क डबरा शहर से टूट गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ग्रामीण इलाकों के लोगों का शहर आना जाना मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरबा जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बांगो डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
भांगो डैम से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी कोरबा जिले के निचले इलाकों में बनी बस्तियों में घुस गया है। कई कच्चे मकान पानी की तेज बहाव के चलते गिर गए। घरों में पानी घुसने से लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित गंगरेल डैम का जलस्तर बढ़ने से मुश्किलें पैदा होने लगी हैं। पानी के दबाव कम करने के लिए डैम के 10 गेट खोल दिए गए। बांध से पानी छोड़े जाने के चलते महानदी में उफान आ गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में भारी बारिश से महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगरेल बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महानदी का जल स्तर बढ़ने से कई रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से इस रूट पर करीब 300 यात्री फंसे हुए हैं। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तांगधार शहर के एलओसी के पास हुई। इंडिया न्यूज को जम्मू कश्मीर पुलिस की एक खुफिया चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी से बड़ा खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों की भर्ती आतंकवाद के लिए की जा रही है। ये चिट्ठी कश्मीर जोन के आईजी को श्रीनगर पुलिस के आईजी ने लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती किया जा रहा है। चिंता इस बात की है कि पढ़े लिखे नौजवानों, खासतौर पर छोटे और बड़े शहरों के नौजवानों को भी आतंकवादी बनाया जा रहा है। अलगाववादी और आतंकवादी तत्व इस काम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पुणे में एक जज पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा है। नागराज शिंदे नाम के जज पर आरोप है कि उन्होंने 15 साल की मासूम को घर पर बुलाकर कई बार रेप किया। शिंदे खंडाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज थे, जहां पर उन्हें 2012 में टर्मिनेट कर दिया गया था। राजधानी दिल्ली में गैंगरेप का फिर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक दुकानदार और उससे 3 दोस्तों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। कपड़े की दुकान में काम करने वाली लड़की ने आरोप लगाया कि उसे पार्टी के बहाने बुलाकर गैंगरेप किया गया। मंगलवार की रात गैंगरेप की यह वारदात हुई। पीड़ित लड़की ने प्रशांत विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मेडिकल में रेप की पुष्टि होने के बाद अब पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली सड़क साहिबाबाद में बेखौफ बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। एमए के छात्र को गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घायल छात्र नेता रह चुका है। आशंका जाहिर की जा रही है कि पुरानी रंजिश को लेकर हमले को अंजाम दिया गया होगा। अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि उसको गोली किसने मारी। नोएडा की एक लड़की को अगवा करके उससे रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। लड़की का आरोप है कि पिस्तौल दिखाकर बदमाश नोएडा से उसे कार में बैठाकर मेरठ ले गया, जहां उसे रेप करने के बाद जान से मारने की कोशिश की गई। लड़की बदमाश के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास शिकायत के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। लड़की के मुताबिक वो रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम करती है। लड़की ने आरोप लगाया कि रेप का आरोपी रसूखदार है, उसके किसी नेता से संबंध है, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर कोई जवाब नहीं दिया। नोएडा में एक नर्स ने अस्पताल मालिक और कांग्रेस नेता वीएस चौहान पर रेप का आरोप लगाया है। नर्स का आरोप है कि खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक शख्स पर बेटी से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में एक लड़की ने चलती ऑटो से छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित फिलहाल कोमा में है। लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस अगवा करने की कोशिश का मामला इसे मान रही है। यूपी के बदायूं में 2 बहनों के साथ गैंगरेप और मर्डर मामले में नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के मुताबिक 5 आरोपियों के लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें सारे आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया है। सीबीआई विशेषज्ञों से राय लेने के बाद मामले की जांच नए सिरे से आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि सीबीआई का कहना है कि अभी अहमदाबाद की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक और रिपोर्ट आनी बाकी है। सहारनपुर हिंसा मामले में कांग्रेस नेता इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी उमर अली खां पर मामला दर्ज किया गया है। दोनों पर हिंसा भड़काने को लेकर एक पीड़ित शख्स ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एनटीपीसी प्लांट में धमाके से अफरा तफरी मच गई। प्लांट के यूनिट में मरम्मत के दौरान हुए ब्लास्ट में 2 इंजीनियर समेत 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। केरल के अलुआ इलाके में एक घर अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूर घर के अंदर वेल्डिंग का काम करते थे। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से जर्जर घर धराशायी हुआ।
मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी इलाके में एक निजी कंपनी की बस और कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से 10 की हालत गंभीर है। हादसे के वक्त बस में 50 लोग सवार थे। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद उसने खुद भी जहर खा लिया। गंभीर हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के राजकोट में एक मंदिर के पुजारी और स्कूल के टीचर के बीच जमकर हाथापाई हुई। कई लोगों की मौजूदगी में दोनों की तरफ से खींचतान हुई। काफी देर तक ऐसे ही हंगामा होता रहा। ये पूरा हंगामा मशहूर बालाजी मंदिर के परिसर से लॉरी हटाने को लेकर हुआ। मंदिर के पास बने एक स्कूल के टीचर ने छात्रों के साथ मिलकर 15 अगस्त के लिए तैयारियां शुरू की। मंदिर परिसर में रखे लॉरी को छात्रों ने हटाया तो हंगामा शुरू हो गया। गुजरात से लॉरी हटाने को लेकर हुआ। मंदिर के पास बने एक स्कूल के टीचर ने छात्रों के साथ मिलकर 15 अगस्त के लिए तैयारियां शुरू की। मंदिर परिसर में रखे लॉरी को छात्रों ने हटाया तो हंगामा शुरू हो गया। गुजरात के राजकोट में बदमाशों ने एक व्यापारी से 15 लाख रुपए लूट लिए। अब विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को मारपीट कर घायल भी कर दिया। पुलिस अब लुटेरों की तलाश कर रही है। यूपी के मऊ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मार दी। मधुबन इलाके में बने पेट्रोल पंप पर रात करीब 9 बजे अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के रोहतक में डीडीए फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी को रोहतक कोर्ट में पेश किया गया। ठग के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की धर्म बहन इस बार भी उन्हें राखी बांधने को बेताब है। रिम्पल पिछले कुछ सालों से मोदी को राखी बांधती आ रही हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे अपने धर्म भाई की तरफ से आने वाले न्योते का इंतजार है। भारत और